सभी को सुप्रभात। पुनः आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि आप सॉलिड स्टेट यानी ठोस के बारे में और कुछ विशेष बताइए। तो पिछली क्लासेस में भी हमने व्हाट इज सॉलिड करके बनाया था और आज भी हम लोग उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हुई तो फिर आपके सामने ये एक वीडियो हम लोग बनाने के लिए हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सॉलिड, जिसमें हम ठोस अवस्था की सारी बातों को क्लियर करेंगे। एक रिवीजन के तौर पर या मूलभूत रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इस लेक्चर को मिस कर चुके हैं या देर से अटेंड किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप इसको देखिए और यदि आपको कोई प्रश्न लगे कि रह गया है तो उस प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ठोस यानी कि सॉलिड। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि ठोस किसे कहते हैं। तो ये बात सर्वविदित है और सबको पता है कि ये पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है और इसमें एक अपने विशेष गुण होते हैं कि इसका आकार आयतन तो निश्चित होता है, प्लस ये कठोर होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है, ये असंपीड्य होते हैं, ये प्रायः अवाष्पशील होते हैं। अपवाद को छोड़कर, अपवाद जैसे कपूर और नेफ्थेली, इनको छोड़ दीजिए तो ये प्रायः अवाष्पशील होते हैं। इनका द्रवणांक निश्चित होता है, द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होगा अधिकांश का, और अधिकांश केस में इनका द्रवणांक क्वथनांक उच्च भी होता है अन्य द्रव और गैस की अपेक्षा। इसके साथ ही ये विसरण की प्रकृति जो होता है प्रायः 9 के बराबर दिखाते हैं, मतलब इनमें आपस में घुलने मिलने का जो गुण होता है वो प्रायः 9 के बराबर होता है। तो ये सारी विशेषताएं थी ठोस की। इसके अलावा पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि ठोस में अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है। आकर्षण अधिक होने के कारण उनके कणों के बीच की दूरी कम होती है। कणों की बीच की दूरी कम होने के कारण उनका घनत्व अधिक होता है और घनत्व अधिक होता है तो वो कठोर होते हैं और उनको काटने में यानी कि उनको किसी औजार से यदि आप डिस्ट्रॉय करते हो, नष्ट करते हो, तो उसको नष्ट करने में आपको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये बात हुई थी ठोस की जनरल प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर बात करें हम ठोस, तो ठोस के प्रकार कितने होते हैं। तो ठोस के 2 प्रकार होते हैं जिसको हम पहले भी बांट चुके हैं, आज पुनः एक बार बांट रहे हैं। उसको गौर से सुनिएगा, थोड़ा गहराई में चले जाएंगे हम लोग, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा कि आप इसका पूरा नॉलेज ले सकें। ध्यान दीजिएगा। ये पहला ठोस था आपका क्रिस्टलीय ठोस, जो कि पहले भी बता चुके हैं, और दूसरा था आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी का आप दूसरा नाम दे देते हैं रवेदार ठोस। इसका एक और आप नाम देते हैं वास्तविक ठोस, और इसका एक और नाम आप दे देते हैं क्या, सत्य ठोस। देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही हिंदी होता है रवेदार ठोस। वास्तविक ठोस का तो इंग्लिश आपको समझ में आ रहा है, रियल सॉलिड, और सत्य ठोस का भी आपको समझ में आ रहा है, ट्रू, TRU, ट्रू सॉलिड। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के भी विभिन्न नाम हैं, उन नामों को देखिए। अक्रिस्टलीय ठोस को हम बोलते हैं बेरवेदार ठोस। अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस के इंग्लिश की, तो इसी में क्रिस्टलाइन में नन लगा देना है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और इसी का हिंदी है बेरवेदार ठोस। ये जो होता है आभासी ठोस होते हैं, इमेजिनरी सॉलिड। इन्हीं को हम लोग दूसरा नाम देते हैं छद्म ठोस। छद्म ठोस का इंग्लिश नेम जो है थोड़ा खतरनाक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड साइलेंट होता है। कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, गौर से देखिएगा।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं PSUDO, स्यूडो सॉलिड। ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्यूडो। और इसी को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है अतिशीतित, अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये बात हुई ठोस की। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठोस का जनरल प्रॉपर्टी आप जान गए शुरू में, क्रिस्टलीय ठोस, रवेदार ठोस, वास्तविक ठोस, सत्य ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन, बेरवेदार ठोस, आभासी ठोस, छद्म ठोस, अतिशीतित द्रव सुपर कोल्ड लिक्विड। इसको अतिशीतलन द्रव भी कहते हैं, अतिशीतलन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होगी और इनमें डिफरेंस क्या होगा। चलिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों का हम लोग जरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक साइड में आपके सामने मौजूद है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे साइड में मौजूद है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, इसको कंपैरिजन करके देखिएगा। एक एक चीजें यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएंगी, जो भी शेष रह गई हैं वो एकदम 100% क्लियर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहला चीज तो आप समझ लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। ये पहला चीज हो गया कि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होगी नियमित होगी। कणों की व्यवस्था जो होगी क्या होगी? नियमित, ठीक है। तो पहला चीज आपको मिल गया क्रिस्टलीय ठोस में कि इसमें कणों की व्यवस्था नियमित होगी, और अक्रिस्टलीय में कणों की व्यवस्था अनियमित होगी। कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, जब कणों की व्यवस्था इसमें नियमित होगी, इसकी आकृति यानी संरचना निश्चित होगी, और इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित होगी, इसकी जो आकृति होगी यानी संरचना होगी वो अनिश्चित होगी। फिक्स हो गया, मतलब दोनों ठोस ही हैं। क्रिस्टलीय ठोस की संरचना निश्चित है और क्रिस्टलीय ठोस की संरचना अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित है। गौर कीजिए। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट यह हो सकता है आपका कि जब कणों की व्यवस्था नियमित है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, जब कणों की व्यवस्था नियमित है तो नियमित ढंग से जब कण एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो दीर्घ परासी व्यवस्था बनाएंगे। तो इसमें जो कणों की व्यवस्था होगी वो दीर्घ परासी होगी। कणों की जो व्यवस्था होगी इसमें क्या होगी? दीर्घ परासी, मतलब लॉन्ग रेंज में होगी। अगर अक्रिस्टलीय में कणों की व्यवस्था अनियमित है तो इसमें कणों को सजाने की व्यवस्था होगी वो क्या होगी? लघु परासी होगी। लघु परासी मतलब छोटे छोटे खंडों में ही उसको सजाकर यूज किया जा सकता है, बड़ा संरचना नहीं बनाया जा सकता है। अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, कोई भी धातु हो गई, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस है जिनका भी संरचना निश्चित है। दूसरा, अक्रिस्टलीय में आप किसको ले सकते हैं? प्लास्टिक ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, बहुलक ले सकते हैं। बहुलक में आप स्टार्च ले सकते हैं, सेलुलोज ले सकते हैं, या रेशा ले सकते हैं, रेशा कांच ले सकते हैं। ये कांच भी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कंप्लीट। ये उदाहरण की बात है। चौथे नंबर में देखिएगा, चौथे नंबर में जो पॉइंट आता है उसको गौर कीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विदलन गुण। विदलन गुण यानी कि क्लैवेज प्रॉपर्टी, क्लैवेज प्रॉपर्टीज, क्लैवेज प्रॉपर्टीज डालते हैं। तो विदलन गुण की बात करें तो पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि यदि मान लीजिए आप कोई एक बड़ा पदार्थ ले रहे हैं, इस पदार्थ को यदि काटते हैं आप तो जो जनित सतहें होंगी, ये मान लीजिए ये जनित सतह हैं, ये या तो चिकनी और सपाट होंगी और नहीं तो उबड़ खाबड़ होंगी। यदि जनित सतहें चिकनी और सपाट हैं तो विदलन गुण दिखाएगा, और यदि उबड़ खाबड़ हैं तो वो विदलन गुण नहीं दिखाएगा। जब क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग किसी धारीदार हथियार से काटते हैं तो इसकी जो जनित सतहें होती हैं वो चिकनी और सपाट होती हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस विदलन गुण दिखाएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस को जब धारीदार हथियार से काटते हैं, इसकी जो सतहें होती हैं वो उबड़ खाबड़ होती हैं, मतलब रुखड़ी होती हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो विदलन गुण नहीं दिखाएगा। अगली बात अपने दिमाग में ये रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जब कणों की व्यवस्था नियमित होती है तो उसका गलनांक भी निश्चित होगा, गलनांक निश्चित होगा क्रिस्टलीय का।
अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। जब कणों की व्यवस्था अनियमित होगी, इसका गलनांक क्या होगा? अनिश्चित होगा। इतनी चीजें हुई कंपैरिजन में। अब एक चीज आगे देख लीजिए, और जो कि आपको डिस्टर्ब करती थी या जिसके बारे में भारी संख्या में रिक्वेस्ट आया कि इसको और जरा क्लियर कीजिए, तो वो कौन सा गुण था? तो इस क्रिस्टलीय में जो आया था वो मान के चलिए 6वां या 7वां गुण होगा। 7वां गुण है आपका, तो वो था असमदैशिकता। इसमें जो आता है वो आ जाता है समदैशिकता। ये आपको ध्यान रखना है। असमदैशिकता मतलब एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक, ठीक है। इसमें होगा आइसोट्रॉपिक, कंप्लीट। ये असमदैशिकता क्या है और समदैशिकता क्या है? तो जब किसी ठोस के जो भौतिक गुण हैं सभी दिशाओं में अलग अलग होंगे। भौतिक गुण बोले तो क्या? विद्युत चालकता, ऊष्मीय प्रसार वगैरह सभी हो, यानी अपवर्तनांक वगैरह सभी चारों दिशाओं में असमान होंगे तो वो असमदैशिक होगा, और यदि समान होंगे यानी दिशा से स्वतंत्र होंगे तो वो समदैशिक होगा। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होगा और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा वो समदैशिक होगा। कैसे? वो समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। नियमित है तो मान के चलिए हम इस तरह इसको सजाते हैं, ए है, ए के बाद आपको बी आया, बी के बाद फिर ए आया, फिर ए के बाद कौन आया? बी आया, फिर बी के बाद कौन आया? ए आया, ए के बाद फिर कौन आया? बी आया, बी के बाद फिर कौन आया? ए आया। इसी क्रम में यहाँ से जाएंगे तो ए है तो बी आएगा, यहाँ पे फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा? बी आएगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा? ए आएगा, फिर यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा और यहाँ पर बी आएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पुनः ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ ए आएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय में आते हैं तो अक्रिस्टलीय में जो इनका अरेंजमेंट होता है वो अनियमित होता है। तो अनियमित होता है तो वो अरेंजमेंट कैसा होगा? मान लीजिए यहाँ ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, फिर ए आ गया, फिर यहाँ आया तो यहाँ मान लीजिए बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया। इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें कणों की जो व्यवस्था अनियमित है। अनियमित का मतलब कौन कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसमें हम ग्राफ को मिलाना चालू करते हैं, मान लीजिए हम अपवर्तनांक ही देख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर एक लाइन से मिलाना चाहते हैं, यहाँ से अगर गुजारते हैं तो ये देखिए ए प्रकार के कण आ गए, लेकिन यहाँ से गुजारते हैं तो बी के कण आ गए। अगर यहाँ से हम गुजारते हैं तो बी आ गया, यहाँ से गुजारे तो ए आ गया, यहाँ से गुजारेंगे तो सब अलग अलग है। तो मान लीजिए जब हम इसका चारों दिशाओं में अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहेंगे तो कण बदल रहे हैं। यहाँ देखिए ए आ गया, इस लाइन पे ए आ गया, इस लाइन पे बी आ गया, तो यहाँ ए के अनुसार अपवर्तनांक होगा, यहाँ बी के अनुसार अपवर्तनांक होगा, यहाँ पर बी ए के अनुसार अपवर्तनांक होगा, मतलब भौतिक गुण होगा, जिसके कारण इसका चारों दिशाओं में जो भौतिक गुण होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जब चल रहे हैं तो कणों की व्यवस्था एक नियमित ढंग से मिल रही है, तो अपवर्तनांक को भी बदलने में सुविधा होगी, राइट। अगला इधर इसमें बात करें, अगर इसमें चलते हैं ए के बाद बी आ गया, या इस तरह चलते तो बी के बाद ए आ गया, या अगर आप यहाँ पर चलते हैं तो ए आ गया, ये अलग हो गया, या यहाँ पर आप चले तो ए बी आ गया, राइट। तो इस तरह यहाँ पर देखते हैं तो अलग अलग कण आए हैं, लेकिन एक ही लाइन में अलग अलग कण आ गए हैं, जिसके कारण इसको यह मान लिया जाता है कि यह दिशा से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि अगर ए रहता, यहाँ बी रहता तो समान रहता, कहीं अगर बराबर आ भी गया तो बहुत जगह बराबर नहीं आएगा, जिसके कारण इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो दिशा से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि सारी दिशाओं में उनका मान लगभग क्या होता है? लगभग बराबर होता है, इसलिए इसको समदैशिक बोलते हैं। लेकिन इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो दिशाओं से स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी दिशा के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए ये जो होगा असमदैशिक होगा, मतलब असमान दिशाओं में असमान होगा। ये बात हुई समदैशिकता की और असमदैशिकता की। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग अपना रुख करते हैं और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, जो कि इसका अंतिम पॉइंट होगा, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग का छूट भी गया था।
वो कौन था? तो वो है शीतलन वक्र। एक वक्र आता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या है वो समझ लीजिए आप लोग गौर से। शीतलन वक्र का मतलब होता है किसी पदार्थ को आप ठंडा कर रहे हो। तो ठंडा कर रहे हो तो उसमें दो सिचुएशन है, या तो वो रेगुलरली ठंडा होते हुए आते जाएगा, या जब वो ठंडा होगा तो ठंडा होकर एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर आकर थोड़ा रुकेगा, स्टे करेगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, रुकते हुए जाएगा। तो जो क्रिस्टलीय ठोस में जो शीतलन वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है वो देख लीजिए। ये मान लीजिए ये टेम्परेचर है, ताप, और ये टाइम है यानी समय। अगर बात कीजिएगा आप अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय में भी यही होगा। अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं आप तो यहाँ भी टाइम होगा और यहाँ समय होगा। जो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय में वक्र किस प्रकार का होगा वो देखिएगा। मान लीजिए यहाँ से कोई ठोस जो है उसको आप ठंडा कर रहे हैं, ये टेम्परेचर उसका हाई है, हाई से उसको लो ले जा रहे हैं, तो एक अचानक वो एक ही बार लो पर नहीं आता है, रेगुलरली लो पर नहीं आता है, रुक रुक कर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक है, नियमित ढंग से सजे हैं, तो उसका विरोध भी करेगा। तो जब आएगा यहाँ से मान लीजिए तो यहाँ रुक गया थोड़ा देर, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ थोड़ा देर रुका, फिर यहाँ से नीचे गया। तो ये इस तरह से अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा ये क्या करेगा, वेरी करते हुए जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ रुका, फिर यहाँ रुके रहा थोड़ी देर, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ी देर रुका रहा, फिर आया, फिर रुके रहा, फिर आया, राइट। इस तरह ये नीचे आएगा धीरे धीरे, स्टे करते हुए, रुकते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें कणों की व्यवस्था नियमित है। लेकिन इस समय जब चालू होगा यहाँ से तो रेगुलरली नीचे आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो अगर शीतलन वक्र की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र ऐसा होगा और अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र ऐसा होगा। ये बात किस चीज को शो कर रहा है? तो ये बात इस चीज को शो कर रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो अक्रिस्टलीय ठोस से थोड़ा ज्यादा कठोर होगा। कठोर दोनों होंगे ठोस हैं तो, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस से क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा कठोर होगा। आप उदाहरण भी दे सकते हैं, इसका लोहा है, तांबा है, NaCl है, इसका क्या है, प्लास्टिक है, रबड़ है। प्लास्टिक, रबड़ और लोहे और तांबे में आप तुलना कीजिए, कौन ज्यादा कठोर होगा? ठोस तो दोनों है, लेकिन कठोर कौन होगा ज्यादा? तो स्पष्ट है कि क्रिस्टलीय का होगा। तो ये बात इसको साबित कर रही है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो अक्रिस्टलीय की अपेक्षा ज्यादा कठोर होंगे। दूसरी बात ये कि क्रिस्टलीय ठोस में एक विशेष गुण पाया जाता है, बहाव का गुण। क्रिस्टलीय ठोस अपने दबाव से भी बहने लगते हैं, और बहते हैं तो फिर ये स्टे करने का नाम नहीं लेते हैं, ये रेगुलर नीचे बहते जाते हैं। तो जिसके कारण इसको हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब हो गया, कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। तो जो कांच होता है, अगर आपके घर में कांच का खिड़की वगैरह, दरवाजा वगैरह लगा है या कुछ लगा है तो उसको देखिएगा, प्रारंभ में जब आता है तो उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई अलग होती है। लेकिन यदि 6 महीने के बाद जाके देखिएगा तो ऊपर वो पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांच ताप मिलने के साथ साथ जब गर्म होगा तो उसके अणु बिखरेंगे और धीरे धीरे अपने दबाव से ही वो नीचे बहने लगेगा। तो चूंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, यह अपने दबाव से भी बहने लगता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में जाने से पहले आपको बता दें, अक्रिस्टलीय ठोस का कोई प्रकार नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों ने ठोस की विशेषता बताई, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताया। जो भी चीजें रह गई हैं वो एक रिवीजन के तौर पर है, और इसमें आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा और रिवीजन हो पाएगा। अब आपको बता दें अवयवी कण कौन कौन होते हैं। तो आपको पता है जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण वो कौन कौन है बाबू? तो वो है परमाणु, अणु और आयन। इन्हीं से कोई पदार्थ बनता है। परमाणु किसमें होता है? तो परमाणु होता है तत्व में, अणु होता है यौगिक में, और जो आयन है वो होता है धनायन और ऋणायन में। ये धनायन या ऋणायन। आगे की कमेंट करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के बीच में उपस्थित अंतराण्विक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भाग में बांटा गया है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस, इसको अंतराण्विक बल के आधार पर, अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक बल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका
आयनिक ठोस है, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं आणविक ठोस, और जो तीसरा है उसे कहते हैं हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और जो अंतिम है उसको हम कहते हैं धात्विक ठोस। तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और यह है मेटेलिक सॉलिड। ये जो आणविक सॉलिड है, आणविक ठोस है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और H बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये जो H लिखा गया है वो हाइड्रोजन के लिए आया है, गौर कीजिएगा। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस या धात्विक ठोस, ये जो चारों हैं वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो अत्यधिक कठोर है वो सहसंयोजक ठोस है। इसमें इन चारों में जो सबसे अधिक गलनांक है वो सहसंयोजकता है। इसमें सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो भी सहसंयोजकता है। जो 100% विद्युत का कुचालक है वो आणविक और सहसंयोजक भी है, लेकिन सहसंयोजक में एक अपवाद है ग्रेफाइट, और इसमें अपवाद है H आबंधित, जो कि अल्प मात्रा में सुचालक होते हैं। इसके अलावा आयनिक भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक है। और जो धात्विक ठोस है वो गलित और गलित यानी द्रवित और ठोस दोनों अवस्था में विद्युत का सुचालक है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस कितना होता है, कितने प्रकार का होता है। अब यदि इस टॉपिक में भी आप लोग को दिक्कत होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको दिक्कत क्या है। यदि आप अपनी दिक्कत को बताओगे तो फिर अगले वीडियो में उसको दूर कर दिया जाएगा यथासंभव। तो इस वीडियो को आप देखिए, शुरू से देखिए, पूरा देखिए, और जो पीछे बातें छूट गई थी या पीछे की बातें जो बढ़िया से समझ में नहीं आई थी वो इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका जो सॉलिड स्टेट का टॉपिक है वो 100% रेडी हो जाए। तो आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज के हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे। आपको किस टॉपिक पे इसमें सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके।